हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का आज 4th वीडियो हम देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नेम रिएक्शंस के बारे में बताया था। हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी थी, कुछ अभिक्रियाएं और बची हुई हैं जिन्हें हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है और ये अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। इसमें एक है एल्कीलीकरण और दूसरी हम बाद में पढ़ेंगे एसिलीकरण। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एल्कीलीकरण अभिक्रिया का मतलब ये है कि इस क्रिया में क्या होता है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में सब स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं। तो बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर आर मतलब एल्किल मूलक का विस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्कीलीकरण। तो सुनिए क्या रिएक्शन है ये। एल्कीलीकरण अभिक्रिया में हम लिखेंगे कि जब बेंजीन पर, है ना, ये बेंजीन है और बेंजीन में हम जानते हैं इसका अणुसूत्र होता है C6H6। तो हम ये बेंजीन का जो नाभिक है उसके एच को हम यहाँ पे शो करके रख रहे हैं ताकि उसका प्रतिस्थापन हो सके। तो जब बेंजीन की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड किसी भी RX के साथ जब कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब एक क्रिया होती है तो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल मूलक आ जाता है और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये HX के रूप में निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन और इसके ऊपर R, है ना, और प्लस HX। इसको हम कहते हैं एरोमेटिक एल्केन बन चुका है। अब ये तो एक कॉमन रिएक्शन है ना। हम जब इसमें मान रखेंगे तो ये रिएक्शन कैसे बदलेगी, देखिए कैसे बदलेगी ये रिएक्शन कि जब बेंजीन की क्रिया, शाब्दिक रूप में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये HCl तो निकल जाता है और क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ता है CH3 प्लस HCl। इसमें ये क्या बन गया आपका, टालुइन। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एसिलीकरण अभिक्रिया, एल्कीलीकरण अभिक्रिया। एल्कीलीकरण में एल्किल मूलक का प्रतिस्थापन हो जाता है। अब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की दूसरी रिएक्शन का नाम है एसिलीकरण। एसिलीकरण इसलिए क्योंकि इसमें एसिटिल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। देखिए क्या है ये रिएक्शन। तो इसमें हम बताएंगे कि जब बेंजीन की क्रिया, फिर से वही बेंजीन लिया हमने, जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन के नाभिक पर COCH3 समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। देखो इस समीकरण में CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, परंतु हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे ClCOCH3। ClCOCH3 कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सीधा कैसे भी लिख दो। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा हमारा HCl और बनेगा क्या, बनेगा ये कि बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल बॉन्ड COCH3 प्लस HCl और इस पदार्थ को हम कहते हैं एसिटोफिनॉन या फिर मेथिल फेनिल कीटोन। इस क्रिया में कीटोन बन जाता है। तो ये है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कीलीकरण और एसिलीकरण। दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई। एग्जाम में अगर केवल यूँ पूछे कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखो तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो लिख दीजिए, और अगर पर्टिकुलर नाम लेके पूछते हैं कि एल्कीलीकरण को ही लिखना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि बेंजीन से टालुइन कैसे प्राप्त करोगे, तो वो भी आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी रैशिंग विधि। देखिए हमारी अगली अभिक्रिया का नाम है रैशिंग विधि या फिर इसको हम रैशिंग प्रक्रम भी कहते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की ये विधि है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन मतलब C6H6 बेंजीन की क्रिया
ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। जब बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी चाहिए कि जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की वाष्प को वायु और HCl के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 230 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बन जाता है हमारा C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन इस क्रिया में बनता है। और इस क्रिया में क्या मुक्त होता है, क्लोरोबेंजीन तो बन जाएगा, H2O का अणु इस क्रिया में मुक्त होगा। अब इस समीकरण को अपन संतुलित करके देखते हैं। देखो जरा, ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 4 बार है और देखो एक मैं इसको बहुत इजी फॉर्म में आपको समझाती हूँ। हम C6H6 के यहाँ पे 2 अणु लेते हैं, है ना, और यहाँ पे HCl के भी 2 अणु लेंगे। अब हो जाएगा बैलेंस। Cl 2 बार है, C6H5 है ये 2 बार। अब देखो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, अब सब कुछ बैलेंस है। अभी ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो जरा, C6H5H, C6H5H, ये क्या चीज़ है, ये है आपका बेंजीन, है ना। इस बेंजीन की क्रिया O2 से और 2HCl से करा दो तो ये देखिए ये 2 जल के अणु निकल गए क्या, है ना, H2O और H2O और 2 क्लोरोबेंजीन बन गए। तो कितना सिंपल है, ये रेशिंग विधि है, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इसी विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है। तो ये बहुत इजी रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया जिसका नाम है डाउ विधि, डाउ प्रक्रम। और डाउ विधि में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, है ना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त किया जाता है। तो देखो क्या करेंगे इसमें कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ये देखो ये क्या निकला, NaCl, और क्या बन जाएगा C6H5OH, इसको हम कहेंगे फिनॉल प्लस NaCl। कितनी सिंपल रिएक्शन है। तो रेशिंग विधि और डाउ विधि ये दोनों औद्योगिक विधियां कही जाती हैं। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया का नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, है ना, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं कि जब वसा अम्ल के, ये होता है वसा अम्ल, है ना, इसको बोलते हैं वसा अम्ल, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण मतलब कि Ag, है ना, इसको बोलते हैं वसा अम्ल का सिल्वर लवण। तो जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन, आप Br2 भी ले सकते हो, तो वसा अम्ल के वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो या तो एल्किल क्लोराइड बनेगा या एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। यदि मान लो आपने यहाँ पे Br2 लिया है तो RBr बनेगा, और अगर Cl2 लिया है तो RCl बनेगा। फिलहाल हमने Cl लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, देखो क्या क्या निकला, RCl, है ना। अब एक Cl बचा है और एक Ag बचा है, मतलब कि Ag के साथ में क्या निकल जाएगा, Cl, और COO जो लिखा हुआ है ये किस रूप में निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रख कर देखते हैं। R के स्थान पे अगर मान लो मैंने CH3 रखा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सिल्वर एसीटेट। आप लोग अपनी कॉपी में दोनों तीनों रिएक्शंस नोट करना, पहले R रखकर और फिर CH3 रख के, तो सिल्वर एसीटेट है। और अगर आपने यहाँ पे सिल्वर एसीटेट लिया है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका फेवरेट, क्लोरोमिथेन या मेथिल क्लोराइड। मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 के स्थान पर C6H5COOAG लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर बेंजोएट, है ना, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट। तो फिर इस बार चलो अपन ब्रोमीन के साथ क्रिया देखते हैं। तो जब सिल्वर बेंजोएट की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाएगा, C6H5Br,
फेनिल ब्रोमाइड या कह दो कि ब्रोमोबेंजीन, और बदले में क्या क्या निकलेगा, AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई। अब अगली अभिक्रिया हम देखते हैं जिसका नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि जब एनिलीन की क्रिया C6H5NH2 है ना, इसको बोलते हैं एनिलीन, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5NH2 जिसका नाम है एनिलीन। इस एनिलीन की क्रिया जब ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, वैसे नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, है ना, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, पर हम यहाँ पे लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl। तो NaNO2 और HCl मिलकर हो गया ना HNO2। ठीक है, तो जब एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा पर कराते हैं, तो पहले तो बनता है C6H5N2Cl। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, ये कैसे बना, देखिए C6H5 दिख रहा है आपको, C6H5 ये रहा C6H5, N2, N दो बार है क्या, एक बार ये है और एक बार ये है, ये हो गया N2, और Cl कहाँ है, ये रहा Cl। अब क्या क्या चीज़ें निकल रही है यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं आपको इसे अलग से समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुक्त हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपन ने क्या लिखा कि जब एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ, वैसे नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2 होता है, पर हमने लिया क्या है, NaNO2 और HCl, ये दोनों लिए हैं, तो ये हो गया ना HNO2, इसी को तो बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। पर HNO2 पर्टिकुलरली फॉर्मूला वो नहीं लिखेंगे, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं। तो जब एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, C6H5NH2 की क्रिया इससे कराते हैं, तो क्या बना आपका C6H5N2। अच्छा, N2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम कहते हैं डायएज़ोनियम समूह। इसको डायएज़ोनियम बोलते हैं, डायएज़ोनियम मतलब N दो बार हो तो एज़ो समूह बोलते हैं। तो ये तो बन गया, कैसे बन गया, देखो C6H5N और Cl। अब देखना जरा क्या क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो H2 के साथ एक O निकाल दो, है ना, एक मिनट इसको अपन यहाँ से मिटा देते हैं। H2 के साथ में एक O ले जाओ, मतलब एक तो H2O निकलेगा, एक और क्या निकलेगा, एक O बचा है, एक H बचा है, एक Na बचा है, मतलब कि NaOH भी निकलेगा। तो ये वाली जो स्टेप है इसमें NaOH और H2O निकल रहा है, पर यहाँ पे दिखाना नहीं है। और फिर अंत में क्या किया जाता है कि जब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl बन जाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, देखो C6H5Cl बन गया और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई, कितना आसान है। एक बार फिर से देखो, सैंडमेयर अभिक्रिया लिखोगे कैसे, जब एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो पहले बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, और जब इसे CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होती है। आप इस वीडियो को देखकर समीकरण तो उतार ही रहे हैं, साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसको, उसकी लैंग्वेज को भी लिख लेना ताकि आपका आंसर पूरा प्रॉपरली तैयार हो जाए, है ना। अब आखिरी की दो समीकरण, दो अभिक्रियाएं और बची हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं जो आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है। उसके बाद जब ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कल और आज की वीडियो में मिलाकर हमने कुल कितनी रिएक्शंस पढ़ी है। अगली आपकी अभिक्रिया का नाम है मार्कोनी-क्रॉफ अभिक्रिया। मार्कोनी-क्रॉफ अभिक्रिया, ये मार्कोनी-क्रॉफ योग आपने 11th में भी पढ़ा है ना। ये योग क्या कहता है कि जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर, असंतृप्त एल्कीन मतलब ऐसा यौगिक लो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड हो, जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो CH2 CH CH3, ये हो गया आपका असंतृप्त एल्कीन। इसका नाम क्या होता है, प्रोप 1 इन, है ना। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर
हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं। हैलोजन अम्ल का सूत्र होता है HX। अब X के स्थान पे आप क्या ले सकते हो, HF, HCl, HBr, HI, कुछ भी ले लो। मान लीजिए मैंने लिया HBr, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना। तो जब असंतृप्त एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है, अच्छा हमको पता कैसे चलेगा ऋणात्मक भाग कौन सा है, तो हाइड्रोजन पे तो हमेशा प्लस चार्ज आता है और क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड पे माइनस चार्ज आता है। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर जुड़ेगा। देखो योग कहाँ पे होगा, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पे योग होगा, इसकी संयोजकता तो पूरी है। तो असंतृप्त एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पे जुड़ता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना, उसको छोड़ दो, द्विबंध से जुड़े पर योग हो रहा है तो हाइड्रोजन तो उस कार्बन पे जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और ऋणात्मक भाग उससे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 भी मैंने वापस वही प्रोपवनिन ही उतार दिया। अब ये जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है। Br इधर आ गया, H उधर जुड़ गया तो CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, ये तो हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब एक लास्ट अभिक्रिया का नाम है प्रति मार्कोनीक्राफ अभिक्रिया। प्रति मार्कोनीक्राफ का मतलब क्या, उल्टा, मार्कोनीक्राफ का अपोजिट रिएक्शन। इस अभिक्रिया का एक और नाम है परऑक्साइड प्रभाव। इसको परऑक्साइड प्रभाव इसलिए बोलते हैं कि किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कंप्लीट होती है। और पता है परऑक्साइड किसको कहते हैं, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु सीधे सीधे जुड़े हों। जैसे 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं डायरेक्टली जुड़े हैं, इनसे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको आप क्या बोलोगे, H2O2। अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हैं और सोडियम जुड़ा है तब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Na2O2, मतलब सोडियम परऑक्साइड। तो एंटी मार्कोनीक्राफ रिएक्शन या परऑक्साइड प्रभाव या इसका एक और नाम है खराश का प्रभाव, क्योंकि ML खराश नाम के साइंटिस्ट ने प्रभाव दिया था। तो ये मार्कोनीक्राफ अभिक्रिया का एकदम अपोजिट होता है। देखो कैसे, फिर से वही लेते हैं कि जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो ध्यान से सुनना, तो हैलोजन अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। ऊपर क्या कहा था, ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, जबकि अब क्या बोल रहे हैं कि धनात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है और ऋणात्मक भाग उसके पास वाले कार्बन पे योग करता है, और योग सदैव द्विबंध पे होता है। तो क्या बन जाएगा आपका ये सूत्र, देखिए। और हाँ, यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस रख देना, जैसे मान लो मैंने H2O2 लिख दिया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था, ये प्रोपवनिन, वही है ना, प्रोपवनिन है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा CH2। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो प्रति मार्कोनीक्राफ और मार्कोनीक्राफ दोनों समझ में आ गए। प्रति मार्कोनीक्राफ इसलिए क्योंकि मार्कोनीक्राफ के विपरीत अभिक्रिया है, परऑक्साइड प्रभाव इसलिए क्योंकि परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, खराश का प्रभाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ML खराश नाम के वैज्ञानिक ने रिएक्शन दी थी। तो ये कुल हमारी कितनी रिएक्शंस हो चुकी हैं कल से अब तक, उसको हम एक बार टैली कर लेते हैं। तो हमने कल शुरुआत कहाँ से की थी, मैं आपको एक एक करके याद दिलाऊं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बिलएमीन परीक्षण, है ना, पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी कार्बिलएमीन परीक्षण। दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी रीमर टीमैन अभिक्रिया, है ना। तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण या अभिक्रिया, जो आपको ठीक लगे वो बोल दो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था चौथे नंबर पे वुड्स अभिक्रिया, है ना। फिर 5वीं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग, ठीक है। और फिर अगली क्या थी, फिटिंग अभिक्रिया।
चलो वैसे मैंने आगे पीछे कर दिया, वुड्स के बाद फिटिंग पढ़ाई थी, फिर वुड्स फिटिंग, कोई बात नहीं। वुड्स फिटिंग, फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद जो वुड्स अभिक्रिया की जैसी थी उसका नाम था फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और जो फिटिंग अभिक्रिया की जैसी थी उसका नाम था उल्मान अभिक्रिया। ये 8 अभिक्रियाएं तो मैंने आपको कल पढ़ाई। आज कहाँ से शुरू किया हमने? आज हमने शुरू किया 9वें नंबर की रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। उसके बाद में 10वें नंबर पे हमने पढ़ी रैशिंग विधि, ठीक है। फिर हमने 11वें नंबर पे पढ़ी डाउ की विधि। फिर 12वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा? डाउ की विधि के बाद में हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर विधि या हुंसडीकर क्रिया। 13 नंबर पे हमने सेंडमेयर अभिक्रिया के बारे में जाना, सेंडमेयर अभिक्रिया। 14 नंबर पे हमने मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया को पढ़ा और 15 नंबर पे हमने प्रति मार्कोनी क्राफ अभिक्रिया के बारे में जाना। तो कुल कितनी रिएक्शंस हो गई? टोटल 15 अभिक्रियाएं। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट भी बता दूं आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो कौन सी है? 1, 2, 3, 4, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और एक जो आज पढ़ाई आपको फ्रिडल क्राफ्ट। अगर आपसे 15 अभिक्रियाएं याद नहीं होती हैं तो कम से कम 1, 2, 3, 4 और 5 अभिक्रिया तो प्लीज़ याद कर लीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए मैंने एक रूल बनाया है कि आज जो प्रश्न पढ़ाया कल वो बच्चे अगले दिन उसका टेस्ट देते हैं। 5 मिनट का टेस्ट होता है। तो जो ऑफलाइन नहीं आते हैं, जो मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका खुद ही टेस्ट लें। आज एक क्वेश्चन याद करें और फिर उसको बिना देखे लिख कर देखें। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। कल हम SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे और 1 और 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज़ जितना पढ़ाया जा रहा है उसका बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए।